अब इसमें हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे आरएमएस के लिए। अब ये हमारे पास अगर एक वेव फॉर्म है, जिसे हम कहते हैं कि ये जो हमारी मैक्सिमम या पीक वैल्यू है वो वी नॉट है, कुछ इस तरह। अब जब हम इसकी एवरेज लेंगे वी नॉट के साथ वैल्यू को प्लस करते जाएंगे और साथ में इसका स्क्वायर भी लेंगे, जब देखें हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास जो वेव फॉर्म बनेगी वो कुछ यहाँ तक चली जाएगी। उसकी वजह यह है कि देखें अगर वी नोट की वैल्यू आपके पास 0.5 हो तो आप 0.5 का अगर स्क्वायर लेते हैं तो वो 0.25 आएगी। मीन्स अगर वी नोट जो पीक वैल्यू है वो आपकी 1 से लेस है, उसका अगर आप स्क्वायर लें तो आपको पता है वो और ज़्यादा लेस हो जाएगी, यानी एक्चुअल वैल्यू से नीचे चली जाएगी। लेकिन इन केस वी नोट की वैल्यू आपके पास 2 हो, अब जब आप 2 का स्क्वायर लेंगे तो आपको पता है ये डबल हो जाएगा 4, यानी एक्चुअल वैल्यू से भी ये स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। और जब हम इसकी मीन लेंगे तो मीन लेने के वक्त ये वैल्यू यहाँ कहीं लाई करेगी। मीन्स यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 1/2 वी नॉट। ये जो आपका पॉइंट मैंने ऊपर ड्रॉ किया है ये आपका आएगा वी नॉट का स्क्वायर, और ये वाली आपकी जो है वी नॉट है, और आर एम एस वैल्यू कहीं यहाँ पर आती है। यहाँ पे आपकी वी आर एम एस वैल्यू आती है जब आप अंडर रूट लेते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि ये अगर आपकी वी नोट की वैल्यू आई थी और ये वी नोट की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो, इसका स्क्वायर लें तो ये और कम हो जाएगी, एक्चुअल वैल्यू से नीचे आ जाएगी। और अगर वी नोट की वैल्यू आपकी 2 हो, उसका स्क्वायर जब आप लेंगे वो डबल हो जाएगी। जब मीन लेंगे तो यहाँ कहीं आएगी, और आर एम एस वैल्यू बेसिकली यहाँ कहीं आती है। इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कंप्लीट साइकिल के लिए वी नोट को, तो वी नोट एक कंप्लीट साइकिल में आपको पता है 0 प्लस वी नोट का स्क्वायर आएगा। जब इसका मीन लेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो वी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये बेसिकली बराबर होगा किसके, वी के, और वी के साथ आर एम एस आएगा बेसिकली। आपने ये चीज़ याद रखनी है। अब इस पे स्क्वायर वी आर एम एस की वैल्यू जो ये आई है, इस पर जब आप अंडर रूट लेंगे यहाँ से अंडर रूट कट जाएगा और यहाँ आपके पास अंडर रूट आ जाएगा। अब ये आएगा वी नोट, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 2। 1/2 जब आप डिवाइड करेंगे 0.7 वी नोट आ जाएगा। तो आपने देखा जो वी नोट की एक्चुअल वैल्यू थी आर एम एस यहाँ कहीं लाई करेगा उसके मुकाबले में। इसी तरह आप करंट के लिए निकाल सकते हैं। आई आर एम एस बेसिकली क्या होगा वो आपने याद रखना है, वो होगा आई नॉट ओवर अंडर रूट 2, और वो आएगा 0.7 आई नॉट। ये करंट के लिए आएगा और ये आपका वोल्टेज के लिए आएगा। इसको बेसिकली हमने मेजर इसलिए किया आरएमएस में क्योंकि मैंने आपको बताया अगर हम डीसी मीटर लगाएं इसको मेजर करने के लिए तो वो हमें एवरेज साइकिल में पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे आंसर 0 दे देगा, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट की एक साइकिल पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है। तो हम इसलिए इसे एवरेज में नहीं कैलकुलेट करेंगे बल्कि आरएमएस में करेंगे। सब वैल्यू का मीन लेंगे, मीन से पहले सबका, इसके बाद मीन के बाद उनका स्क्वायर लेंगे और उसके बाद उनका अंडर रूट ले लेंगे। और स्क्वायर लेने से हमें एक ये फ़ायदा होता है कि देखें ये साइकिल नेगेटिव थी, लेकिन जब आपने स्क्वायर लिया तो नेगेटिव आपको पता है पावर 2 नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगी। ये साइकिल भी देखें पॉजिटिव साइड पे चलेगी सारी, मतलब पॉजिटिव साइड पे आपके पास आएंगी, और वहाँ से आप आरएमएस निकाल लेंगे। क्योंकि आपने पावर का जो रिलेशन पढ़ा है यहाँ पे वो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर है, आर एम एस। ये जो आई स्क्वायर है बेसिकली आर एम एस वैल्यू में कैलकुलेट किया गया है, क्योंकि पावर ये डिलीवर होती है आपकी एसी सोर्स को, वो ज़ीरो नहीं होती। नेक्स्ट इसमें जो चीज़ आएगी आपके पास वो होगी फेज। अब आपने देखना है फेज ऑफ एसी क्या है। फेज ऑफ एसी, फेज क्या चीज़ थी बेसिकली, हम जिस चीज़ को देखते थे v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा और v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। बेसिकली जो थीटा था ये बेसिकली फेज हमें बताता था कि हम किस इंस्टेंट पे कहाँ पे खड़े हैं अल्टरनेटिव वोल्टेज और क्या करंट पे, मतलब किस फेज पर हैं हम, 90 के फेज पर हैं, 0 के हैं, 180 के हैं, 270 के हैं या 360 के। तो फेज एसी का बेसिकली क्या है, एंगल जो है बेसिकली वो आपको बताता था ये जो चीज़ है। और जो आगे चल के ओमेगा टी आता था आपके पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी विद टाइम, ये आपको बताता था कि आप किस फेज में। आपके पास फेज क्या होते थे एक साइकिल पे, इसको आप पॉइंट ए कह लें, इसको बी सी डी और ई कह लें। तो ए पॉइंट पे आपके पास फेज 0 है, बी पॉइंट पे आपके पास पाई बाय 2 है, सी पॉइंट पे आपके पास पाई है, डी पॉइंट पे आपके पास
3π/2 है और ई पॉइंट पे आपके पास फेस 2π आ जाता है। यहाँ से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकाल लेते थे। यहाँ पे हमें पता है 90 होता था, मैक्सिमम यहाँ पे 270 होता था, नेगेटिव मैक्सिमम। बाकी इस पॉइंट पे आपके पास आंसर क्या होता था, 0, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो वेव फॉर्म है वो एक्स एक्सिस को क्या कर रही होती थी, क्रॉस कर रही होती थी। यहाँ अगर आप देखें एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस, क्योंकि ये जो है आप एक्स एक्सिस पे टाइम पुट करते थे। हमने देखा था कि ये जो वोल्टेज है या जो करंट है ये साइनोसाइडली टाइम के साथ क्या करता था, वेरी करता था। तो एक्स एक्सिस पे टाइम है और जहाँ पे आपकी ये फॉर्म एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी, 0 पे भी देखें एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है, 180 पे भी और 360 पे भी एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है, इसलिए यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 0। बाकी इन पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। इसके बाद आपके पास जो टर्म आती है वो है फेस लीडिंग और लैगिंग की। इसके बाद आप देखते हैं फेस, जो भी आपने पढ़ा वो लैगिंग या लीडिंग क्या होता है। मीन्स आपका फेस लैग करना, आगे रहना, या फेस लीड करना आगे, या फेस लैग करना पीछे रहना, क्या है बेसिकली। यहाँ पे अब हम एक साइकिल ड्रॉ करते हैं। बेसिकली हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं अल्टरनेटिव। एक अल्टरनेटिव क्वांटिटी हमारे पास करंट की है, दूसरे पर हमारे पास अल्टरनेटिव क्वांटिटी वोल्टेज की है। यहाँ पे हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। दो वेव फॉर्म हमने ड्रॉ कर ली। यहाँ पे दूसरी कुछ इस तरह होगी। इसको आप नाम दे दें 1 का, इसको नाम दे दें आप 2 का। ये दो वेव फॉर्म है आपके पास, पहली और दूसरी। इसके बाद आप देखें जो आपकी दूसरी वेव फॉर्म है वो इस वक्त कहाँ है और पहली कहाँ है। पहली यहाँ 0 पर है, उसके बाद यहाँ पे ये आती है इस पॉइंट पे π/2 पे, इस पॉइंट पे ये आती है पाई पे, इस पॉइंट पे ये आती है 3π/2 पे और यहाँ पे आ जाती है 2π पे। ये यहाँ पहली वाली दूसरी जो वेव फॉर्म है ये पहले से किस पर है, आप देखें π/2 पर है। यहाँ पे ये आएगी तो पाई पर आएगी यहाँ पर ये 3π/2 पर आएगी, यहाँ पर ये 2π पर आ जाएगी। मीन्स अगर हम यहाँ पे इसे कैलकुलेट करना चाहें तो हमें नज़र आ रहा है और पता चल रहा है जो दूसरी वेव फॉर्म है, मतलब ये जो सेकंड वाली वेव फॉर्म है ये पहली वाली से क्या है, लीडिंग पे, और पहली वाली जो है वो लैगिंग पे। कैसे हम इनमें डिफरेंट निकालना चाहें तो π/2, ये वाली इससे माइनस करेंगे 0 तो आंसर आएगा π/2। इसका मतलब ये है कि जो आपकी वेव फॉर्म है सेकंड वाली वो लीड कर रही है एंगल फेज π/2 से। π/2 से दूसरी वाली वेव फॉर्म पहली वाली को क्या कर रही है, लीड पे कर रही है, और पहली वाली जो है वो लैगिंग पे। जब ये टाइम t=0 था तो पहली वाली वेव फॉर्म कहाँ थी, 0 पे, जबकि दूसरी वाली कहाँ थी, 90 पे। इसी के बाद जब हम टाइम देखेंगे किसके लिए, when t= आपका आएगा π/2, यानी इस पॉइंट के लिए। इस पॉइंट पे आप देखें आपकी जो दूसरी वाली वेव फॉर्म है वो पाई पर है और पहली वाली π/2 पर है। इसे लिख लें t/4 के लिए टाइम, यहाँ टाइम 0, यहाँ पे जो टाइम है आपका वो क्या लिख लें t/4 के लिए। यहाँ पे t/4 के लिए होता था, t/4 के लिए आप देखें तो π - π/2 होगा। एलसीएम ले 2π - π/2 एंड इट इक्वल टू π/2। इसका मतलब इस पॉइंट पे भी टाइम t/4 पे भी आपकी जो दूसरी वाली वेव फॉर्म है वो पहली वाली से क्या है, लीडिंग पर, विद फेस ऑफ π/2। इस तरह आप आगे चलते जाएं। अब आप टाइम के लिए देखें, टाइम = t/2। t/2 का क्या मतलब है, यहाँ पे इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे भी अगर आप देखें जो दूसरी वाली वेव फॉर्म है उसके पास है 3π/2 माइनस पहली वाली वेव फॉर्म पाई पर है। सॉल्व करें तो आपके पास क्या आएगा, π/2। यहाँ भी आपने देखा टाइम t/2 पे भी जो दूसरी वाली वेव फॉर्म है वो पहली वाली से क्या है, लीडिंग पे, और कितने के फेस पे लीडिंग पर है, π/2, यानी 90 के एंगल पे आगे चल रही है। इसी तरह हर पॉइंट पे आप देखेंगे तो दूसरी वाली वेव फॉर्म लीडिंग पे होगी, पहली वाली लैगिंग पे होगी। इसे बेसिकली कहते हैं फेस लैगिंग और लीडिंग। इसके बाद आपके पास एक टर्म आ जाती है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटीज।
मतलब एसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर फॉर्म में मतलब हम इनकी डायरेक्शन दे रहे हैं मैग्नीट्यूड के साथ, क्योंकि वेक्टर में आपको पता है दो चीज़ें होती थी। अब आपने कुछ रूल याद रखने हैं वेक्टर फॉर्म में। एसी क्वांटिटीज़ दो हैं, करंट एंड वोल्टेज, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए पहला आपके पास एक रूल ये होना चाहिए कि जो स्केल आप यूज़ करें, सर्टन स्केल, और रिप्रेजेंट करें पीक वैल्यू को या आरएमएस वैल्यू को अल्टरनेटिव क्वांटिटीज़ की। मतलब उस स्केल पे मेंशन होनी चाहिए आरएमएस या पीक वैल्यू, दोनों क्वांटिटीज़ करंट और वोल्टेज की या किसी एक की। और जो आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस तरफ, जहाँ पे मैं फिंगर आपको दिखा रहा हूँ इस तरफ, जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आपने क्वांटिटी पुट करनी है वो वाली क्वांटिटी पुट करनी है जो जीरो से इंक्रीज कर रही होगी पॉजिटिव साइड पे। यानी यहाँ पे आप देख रहे थे कि जो वेव फॉर्म पहली वाली थी ये जीरो से पॉजिटिव साइड पे इंक्रीज कर रही थी, यानी इसको एक्स एक्सिस पे आना है तो दूसरी वाली को फिर वाई एक्सिस पे आना है। इसके बाद जो है आपकी जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी रोटेट कर रही होगी वेक्टर की, मतलब रोटेटिंग वेक्टर जो होंगे, जो आपके रिप्रेजेंटेशन आप देंगे वो जो रोटेट करेंगे उतनी एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा के साथ मूव करेंगे, जैसे आप फिगर में दिखाएंगे। यानी एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा जो आपने देखी थी, थीटा इज इक्वल टू पाई ओमेगा टी, सॉरी आता था ओमेगा, आप कह देते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। उस एंगुलर फ्रिक्वेंसी से जो आपकी वेव फॉर्म चल रही होगी या जो आपका कॉइल घूम रहा होगा, उसी एंगुलर फ्रिक्वेंसी के साथ आपने वेक्टर को भी एंटी क्लॉकवाइज क्या करना है, रोटेट। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है इस डायरेक्शन में आपने चलना है। अब जब हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये चीज़ फर्दर क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे दो क्वांटिटी लेना, ये V कह दें आप, इसको आप I कह दें। अब आप देखें जो आपकी V है बेसिकली वो ज़ीरो से पॉजिटिव इंक्रीज कर रही है और I जो है अभी पहले ज़ीरो पे आने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे जो आपकी रिप्रेजेंटेशन वेक्टर की आएगी वो देखें कुछ इस तरह आएगी। यहाँ हॉरिजॉन्टल पे आप V पुट करेंगे और डाउनवर्ड वर्टिकल पे आप I पुट करेंगे। अब ये पहला स्टेप। अब आपने इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना था, जैसे हमने कहा था एंगुलर फ्रिक्वेंसी इसकी क्या घूमेगी, उतनी ही घूमेगी जितनी ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा के साथ आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा पॉइंट आप देखें, दूसरा पॉइंट फिर ये वाला लें, ये टाइम 0 होता था, ये टाइम t/4 होता था। t/4 के लिए आप देखें आपका I कहाँ आ गया, हॉरिजॉन्टल पे, और उसके बाद वो हॉरिजॉन्टल से आगे पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है और ये नीचे आ रहा है। फिर आपकी डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी कि I आपके पास यहाँ आएगा और V आपके पास यहाँ कहीं आएगा। देन आप किस पॉइंट पे आएंगे, अगेन अब आप इस पॉइंट पे आएंगे यहाँ पे, जो आपका 180 का होता था, यानी पाई के लिए। जब पाई के लिए बात आएगी आपके पास तो फिर आप देखें, आप इस साइकिल में आपको पता है नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं, ये यहाँ पे पॉइंट आएगा। 180 के बाद आप नेगेटिव साइड पे जाना शुरू कर देते हैं। तो अब आपका जो V है वो देखें किस तरफ आएगा, इस तरफ एक्स पॉजिटिव होता है, इस तरफ एक्स नेगेटिव होता है। अब देखें अगेन ये क्या कर रहा है, क्या कहते हैं, अप्रोच कर रहा है या बढ़ रहा है या इंक्रीज कर रहा है, लेकिन नेगेटिव साइड पे इंक्रीज कर रहा है, एक्स एक्सिस से नेगेटिव साइड पे। तो V अब यहाँ पे आ जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होके I आपका यहाँ आ जाएगा। इसके बाद जब आप अगले पॉइंट पे जाएंगे फिर आपका I कुछ इस तरह आ जाएगा और V जो है आपका कुछ यहाँ आ जाएगा। यानी इसको फर्दर रोटेट किया तो V यहाँ आ गया, I यहाँ आ गया। अब ये किस पॉइंट के लिए था, 180 बाद हम आए थे 270 पे, 270 पे आए थे। तो आपने देखना था कि दूसरी वेव फॉर्म कहाँ पर गई है। इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ खास ड्रॉ नहीं हुई। ये आपका वोल्टेज है V और यहाँ आपका करंट है I। अब आप देखें जो आपका पहला पॉइंट था ज़ीरो के लिए, ज़ीरो के केस के लिए व्हेन t इज इक्वल टू 0, ये वाली डायग्राम थी। आपका वोल्टेज एक्स एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव इंक्रीज करा तो उसे एक्स एक्सिस पे रखा। हमने रूल पढ़ा था कि एक्स एक्सिस पे उस क्वांटिटी को रखना जो ज़ीरो से इंक्रीज करे। और ये जो आपका I था बेसिकली, ये I था और ये आपका V था। I जो था वो अभी ज़ीरो की तरफ आ रहा था, इसलिए वो यहाँ पर और V यहाँ पे। अब एंटी क्लॉकवाइज हम चले, यहाँ पे ये चीज़ पुट की थी। तो उसके बाद हमने देखा था दूसरा पॉइंट ये, जहाँ पे आपका वोल्टेज कहाँ था,
T/4 पे था। T/4 के लिए हमने क्या देखा, T/4 के लिए हमने ये देखा जब T इज इक्वल टू T/4 था टाइम, यहाँ पे आपका करंट जो है ज़ीरो पे पहुंच गया था और फिर करंट ज़ीरो से इंक्रीज कर रहा था, तो करंट को हॉरिजॉन्टल और वोल्टेज को वर्टिकल हमने रखा। उसके बाद हमने इस चीज़ को कहाँ देखा, 180 पे। इस पॉइंट पे जब हमने देखा तो हमारा वोल्टेज 180 पे था, जबकि हमारा जो करंट था वो 90 पे था। अब देखें वोल्टेज आपका 180 से इंक्रीज कर रहा है नेगेटिव साइड पे, तो एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड पे हम यहाँ पे पुट करेंगे किसको, वोल्टेज को, और करंट को यहाँ ऊपर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आपका कहाँ आया, इस पॉइंट पे आप आ गए, ये पॉइंट आपका 270 का आएगा और करंट आपका यहाँ 180 पे आ जाएगा। अब करंट 180 से अगेन पॉजिटिव नेगेटिव साइड पे इंक्रीज कर रहा है, इसलिए आई को अब यहाँ और वी को यहाँ, और करते करते जब 360 पे जाएंगे तो एक और बार ही रोटेट करेगा, तो वी आपके पास यहाँ आ जाएगा और आई आपके पास यहाँ आ जाएगा। इसे कहते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटी। एसी क्वांटिटी की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कुछ हम इस तरह करते हैं। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। टॉपिक जो हमने पढ़ा था 16.1 कंप्लीट, इसमें सारे हमने कैरेक्टरिस्टिक देख लिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो आपने पूछ लेना है।